हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो आज हम बायोलॉजी में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड लेने जा रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, आई वांट टू वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन द बायो वर्ल्ड। क्लास 11 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का बेस है। तो आप क्लास 11 को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट तरीके से पढ़िए। आइए हमारे साथ बायोलॉजी बनिए और हम एंटर करते हैं बायो वर्ल्ड में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। वर्ल्ड में नेचर ने बहुत सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो ब्यूटीफुल है, हर्ट ऑफ कैटल्स है, हमारे चारों तरफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्यूट क्यूट पेट्स होते हैं, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स है स्काई में देखे तो, चारों तरफ लाइफ बिखरी हुई है। बट इसके अलावा कुछ और भी नेचुरल थिंग्स हैं, लाइक लेक हैं, गहरे समंदर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट ऑल आर नॉट लिविंग। तो यहीं पर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है नेचुरल थिंग्स में भी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड मेनी पॉइंट्स जिनके यूज से हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। देन फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। Growth is the increase in masses and increase in the number of individuals. Both are the twin characteristics of the growth. जो multicellular organism होते हैं उसमें growth कैसे होती है? Through cell division. और plants के केस में higher plants हैं, lower plants हैं, cell division थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता रहता है, उनकी ग्रोथ कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। बट एनिमल्स में लाइक ह्यूमन बींग्स में जो ग्रोथ होती है या सेल डिवीजन होता है, ये लाइफ में सर्टेन टाइम तक होता है। बट इन द केस ऑफ इंजरी और सम हर्ट के टाइम पर क्या होता है कि सेल डिवीजन होकर जो लॉस सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू ही होती है। बट अब आप कहेंगे कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका बॉडी मास भी इंक्रीज होता है। बट ये ग्रोथ होती है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक्यूमुलेशन के थ्रू। ये और लिविंग वर्ल्ड की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो इनसाइड द बॉडी स्टार्ट होती है, इनसाइड द बॉडी स्टार्ट होके अपीयरेंस में आती है। बट विद दिस क्लॉज यू कैन से कि growth is not a definite property of the discrimination of living and non-living world, but we can explain it with some other experiment. I like dead bodies जो होती हैं animals की या डॉट particles parts होते हैं living organisms के, they cannot do cell division या they cannot grow. In this way we can say only living organism can show the characteristics of growth. अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, डेट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोडक्शन करते हैं? बाय सेक्सुअल मीन्स से। बट सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द यूनिसेक्सुअल मेथड। लाइक फंजाई है, मल्टीप्लाई करती है और स्प्रेड होती है इजिली बाय द नंबर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। बट इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, ईस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू भी होता है। इसमें बड डेवलप्ड होती हैं और ईच बड कैन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और समटाइम्स प्लेनेरिया है, फ्लैट वर्म, इसमें ट्रू रिजनरेशन होता है। इसमें रिजनरेशन का मीन्स इसमें बॉडी का एक पार्ट आइसोलेट हो जाता है और डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, दैट इज द रिजनरेशन। इन द सेम वे प्लांट्स में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, मतलब बॉडी कि किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम आए तो देखते हैं लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड द अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम है ग्रोथ का, मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज होता है इसका। एट दिस पॉइंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट क्लियर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लाइक अगर इनफर्टाइल चीज है, म्यूल है, सम स्ट्राइल प्लांट्स हैं, सम स्ट्राइल्स जो हु कैन नॉट प्रोड्यूस देयर चाइल्ड आर लिविंग बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। In this way
रिप्रोडक्शन इज नॉट ए वेरी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लिविंग वर्ल्ड। और अगर देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या होती हैं, रिप्रोड्यूस करके उनकी भी कॉपीज या नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स मे बी ऑफ डिफरेंट साइज, फंक्शन एंड सिस्टम, एंड दीज केमिकल्स कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड इनटू बायोमोलिक्यूल्स बाय सम रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, यही बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। लिपिड, प्रोटीन एंड द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस को बनाते हैं। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी भी लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्टेंटली चलती ही रहती हैं, चाहे वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड माइक्रोब्स जो अपना लिविंग फॉर्म मेंटेन रखते हैं, वो रखते हैं इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। और सम ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड दीज मेटाबॉलिज्म इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, means it is the characteristic feature of the living world, but sometimes you can demonstrate the metabolic reaction in the outside of body in a test tube. This is neither living or not non-living, but these are the living reaction. So cellular organization of the living organism by the metabolism is the characteristic feature of the life form. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फीचर की, डेट इज द सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी इज द सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दैट एनवायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स। हम मतलब जो एनिमल्स होते हैं, हम सेंस करते हैं सराउंडिंग्स को थ्रू सेंसिटिव ऑर्गन्स, बट प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, पॉल्यूटेंट हो या फिर सम एनिमल्स ही हो। तो ये सेंसिबिलिटी का जो फीचर होता है, ये यूनिसेलुलर यानी प्रोकैरियोटिक से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहता है। दे कैन फील देयर सराउंडिंग्स एंड कैन रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। फोटोपीरियड्स में अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, लाइक सीजनल ब्रीडर्स को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर केमिकल एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया है तो दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट केमिकल्स। सो इन दिस वे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स या देयर एनवायरमेंटल स्टिमुली। दे आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग्स, और ह्यूमंस इज आल्सो अवेयर ऑफ himself. It is known as self-consciousness. In this way, consciousness or sensitivity is the definite या very important characteristics of the life forms. Students, अगर हम पर्टिकुलर ह्यूमंस की बात करें तो एक कंडीशन होती है जहां सेंसिबिलिटी को डिफाइन करना बहुत टफ हो जाता है। दैट कंडीशन इज द कोमा। अगर पेशेंट या ह्यूमन बीइंग कोमा में चला जाता है तो वहां उसका ब्रेन डेड हो जाता है, एंड एट दिस टाइम ही हैज नो कैपेसिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। एट दिस टाइम वो मशीन के सपोर्ट पर रहता है, उसके लंग्स और हार्ट आर नॉट वर्किंग। तो इन दिस वे वी कैन नॉट से कि सेंसिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक feature of that living body. Students, in higher classes you will came to know the all living phenomena are due to the underlying interaction. For tissue, the property of tissue क्या करती है, उनके constituents पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है और कितना है। सिमिलरली जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उनके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट पे नहीं, उनके आपस में इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। मीन्स दे अराइज ड्यू टू देयर इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे ये जो इंटरेक्शन होते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज को इमर्ज करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी से सेटअप को डिफाइन किया जा सकता है। इन दिस वे इट इज ट्रू in the hierarchy of the complex organization of the living at all level. In this way we can say कि all living organisms are self-replicating, self-evolving and can respond to their external stimuli as their interaction या as their organization complexity. Students, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है लाइफ की स्टोरी ऑन द अर्थ पर, मतलब अर्थ पर जो Students, biology is the story of life on the earth, and biology is also a story of evolution of living organism on the earth.
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं एट वेराइंग डिग्री। और इसी इंटरेक्शन और जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंट डिग्री पे शेयर करने की वजह से क्या अराइज होता है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो दिस इज नोन एज द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस के बाद अब हम बात करते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको दिखाई देंगे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ये तो स्पीशीज हैं जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, बट देयर आर मेनी स्पीशीज व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज। दीज आर नोन एज द microbes. These are also part of the diversity of that area. अगर हम छोटे से एरिया को देखते हैं तो जितनी भी स्पीशीज है that is the diversity of that area. But if we expand our geographic range या जो भी हम अपना एरिया बढ़ाते हैं तो we will find more species, more diversity of the species. So this is known as the biodiversity. Biodiversity means total life forms on the earth is the biodiversity of the earth. या totality of genes present on that particular area is called as the biodiversity of that area. Do you know कि at this time या presently 1.7 to 1.8 million species recorded हैं, but this is the not limit. If you explore तो many species आपको identify हो सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। तो this will also include, this will be new inclusion of that diversity of that area. और माइक्रोब्स जो हमें नहीं दिखाई देते हैं which play also a very good role in the cycle of this life. अगर अर्थ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए जनरली आप कह सकते हैं कि उनका एक नाम होता है, तो ये नाम किसी बेस पे दिया जाता है, ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइजर बेस होता है जिससे कि हम उनको नाम दे सकें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में जो हम नाम दे देते हैं वो कनेक्ट होना चाहिए उस एनिमल्स के या उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ। तो उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग अगर हम इसे नाम देते हैं और हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इस स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है जिससे कि ईच ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जा सके, और साइंटिफिक नाम दिया गया है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया होते हैं जो प्लांट्स के लिए ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं, और एनिमल्स के लिए कोड है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब ICZN, एंड करंटली ICMN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ माइक्रोब्स नॉमेनक्लेचर भी एस्टैब्लिश हुआ है। तो इस नॉमेनक्लेचर में रूल्स को या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं जो कि उस स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है। तो इनको फॉलो करके हम किसी भी स्पीशीज को एक जनरल नेम देते हैं। ऑल बायोलॉजिस्ट हैव टू एक्सेप्ट ऑल प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया टू गिव एनी साइंटिफिक नेम टू एनी स्पीशीज। और ये जो कोड के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं इसमें ईच नेम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द स्पीशीज एपिथेट। इसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर व्हिच इज डेवलप्ड बाय द कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया और इसी वजह से कार्ल लिनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो लाइक मैंगो का स्पेसिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और जो कॉमन ग्रास हमारे चारों ओर होती है उसको बोलते हैं साइनोडोन डेक्टोलॉन। इसमें मैंजीफेरा जो है दैट इज द जीनस नेम, जेनेरिक नेम, और इंडिका इज द स्पीशीज नेम। मींस मैंजीफेरा की जीनस के अंदर इंडिका नाम की स्पीशीज है जो कि मैंगो को रिप्रेजेंट करती है। लाइक साइनोडोन डेक्टोलन, साइनोडोन इज अ जीनस नेम एंड द डेक्टोलन इज द स्पीशीज एपिथेट ऑफ दिस जीनस। तो दिस इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ICBN के अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक जो ये नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ये साइंटिफिक नेम इज बेस्ड ऑन द इट शुड बी लैटिन, मतलब ये लैटिन लैंग्वेज से डेवलप्ड होता है, और इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक फॉर्म। बट इफ वी हैंड राइट इट तो वी शुड अंडरलाइन इट। तो अनदर पॉइंट इज दैट कि जो इसका नाम है जीनस वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, और ये स्पीशीज नेम शुड बी रिटन इन द स्मॉल लेटर, एंड इट इज फॉलोड बाय द ऑथर।
like this. It means Magnifera indica Linn. It means this is established by the Linnaeus. So this show the author which first described this species या scientific name of that species. Students, as you know कि अर्थ पर इतनी डाइवर्सिटी है और it is impossible to study all living organism. तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसी डिवाइस ऑरिजिनेट करें या कुछ ऐसे ग्रुप बनाएं कि जिससे इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजी किया जा सके. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. इन द सिंपल वर्ड्स, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस टू अरेंज living organisms into groups on the basis of their characteristics and their resemblance. Similarly, अगर हम plant की बात करें तो we will think about a group which have the characteristics of the plant only. Now, if I am saying the animals, तो I am thinking about the group of animals. Suppose इसमें भी अगर मैं बात करती हूँ मैमल्स की, तो मैमल्स का सोचते ही एक एनिमल्स ध्यान में आते हैं जिनके 4 पैर हैं, बॉडी ऑन द हेयर्स है एंड सम एक्सटर्नल फीचर्स. तो आई कैन रिकॉग्नाइज द मैमल्स. तो मैमल्स के बाद इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉग, तो आई एम थिंकिंग अबाउट द डॉग. आई एम नॉट सीइंग द काउ एंड कैट्स एंड अदर एनिमल्स. हेंस plants, wheat, animals, mammals, cow, cats, dogs, all are the different categories by which we can study the different organism. The scientific word of these categories are the taxa. You must recognize that taxa indicate a category at very different level. For example, plant is also a taxa. Similarly, wheat is also taxa. In the case of animals, animal, mammal, dogs, all are taxa. But you should know that dog is a mammal and all mammals are animals. Hence, we can understand that animals, mammals and dogs represent a category at different level. Based on these characteristics, we can classify the all living organisms into different taxa. This process of classification is known as taxonomy, which is based on the identification, nomenclature, classification and the characterization. In today's scenario, the information about the internal and external structure, cell development and the development process and some ecological information can lead to the development of the modern taxonomy. Taxonomy is not a very new thing. In ancient time, early days में humans अपने survival के लिए means अपने food, clothing और shelter के लिए बहुत नई नई स्पीशीज को डिस्कवर करता था और उनको नॉमेनक्लेचर करता था. तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा बेस था वो था यूजेस ऑफ द स्पीशीज पर. ह्यूमन जो था अर्ली डेज का, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू ओनली डिस्कवर एंड डायग्नोज द स्पीशीज, ही ऑल्सो बिलीव्स द रिलेशनशिप. मतलब वो अपने यूजेस के हिसाब से या उनकी अपीयरेंस के हिसाब से उनमें रिजेम्बलेंस भी स्टैब्लिश करता था. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स इज ए लैटिन वर्ड which has taken from the Latin word systema. It means arrangement या arrangement of species. Carl Linnaeus, father of taxonomy, ने अपना एक पब्लिकेशन दिया था 1753 में क्लासिफिकेशन के लिए. उसका टाइटल भी था सिस्टेमा नेचुरे. सिस्टेमेटिक्स जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, इट इज, अगर इन मॉडर्न कंसेप्ट में सिस्टेमेटिक्स को देखा जाए तो इट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द organisms. Classification is not a single step process, but it involves a hierarchy of steps in which each steps represent a category. और overall category क्या है? Taxonomic arrangement of any species. So in this way, we can say कि it is taxonomic categories. और all taxonomic categories together constitute the hierarchy of taxonomy. So simply category referred as a unit of classification और it represent the rank which is commonly termed as taxon. इस taxonomic category और इनकी hierarchy को एक बहुत छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. Like insect एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक कॉमन फीचर है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स. तो इस फीचर के बेस पर हम इसको डिस्टिंक्ट ग्रुप बनाते हैं, मतलब इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और इसको कैटेगरी, रैंक या टैक्सॉन दिया जा सकता है. रिमेंबर कि ईच ग्रुप रिप्रेजेंट ए कैटेगरी और कैटेगरी फर्दर किसको डिनोट करती है? रैंक या टैक्सॉन को. तो इन दिस वे ऑल कैटेगरीज आर द डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की सिमिलरिटी पर बेस्ड नहीं होती. अगर हम ऑल नोन ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी करें तो मैनी कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट होता है, सच एज किंगडम, फाइलम, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑल नोन ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम एक एनिमल्स को या किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे रखें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इन जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के करेक्टर्स या बायोलॉजिकल करेक्टर्स की नॉलेज हो। तो इससे क्या होगा, इन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ करेक्टर्स अमंग द organism या among the individual we can place them in a separate group या in a कॉमन ग्रुप। टेक्सोनॉमी की स्टडी में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है उसको एक स्पीशीज कंसीडर करते हैं, और ये एक स्पीशीज अपनी दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलरिटी शो करती है और बनाती है एक सेपरेट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल 3 हम स्पीशीज लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो। इन साइंटिफिक नेम्स में इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो आर द स्पीशीज एपिथेट एंड their genus Mangifera, Solanum, Panthera are called genera and show the higher level of taxon than a species। और इन जीनस में इन स्पीशीज के अलावा मैनी स्पीशीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम की मैनी स्पीशीज है, सोलेनम ट्यूबरसम तो है ही, सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम मेलेंगना है, सोलेनम धतूरा है, एंड द सेम वे पैंथेरा में टाइग्रिस भी एक स्पीशीज है। तो ये जीनस क्या होते हैं, इनमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को शो करते हैं, बट ड्यू टू सम डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर दीज specific species arise or it is known as a specific species of solanum and called solanum tuberosum। in the same way जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको सेपियंस स्पीशीज बोला गया है जो कि होमोजीनस के अंदर आते हैं और इनको नाम दिया जाता है होमो सेपियंस। हम नेक्स्ट हायर टेक्सॉन की बात करते हैं, दैट इज जीनस। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ closely related species which share common characters। For example, जैसे पोटैटो और ब्रिंजल हैं, दोनों सोलेनम जीनस की स्पीशीज हैं। They are different species but share या have very common morphological character या biological character and placed in a solanum genus। In the same way, lion, tiger, leopard, all are 3 different species but placed under the genus of a Panthera on the basis of very common biological या morphological character। अब हम next higher category की बात करते हैं, that is family। Family has a group of related genera which show less similarity as compared to genus and species। In the case of plant species, फैमिली जो करेक्टराइज्ड होती हैं उनका बेस होता है देयर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फॉर एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, इसके 3 जीनस हैं, सोलेनम, धतूरा एंड पिट्यूना। ऑल आर 3 डिफरेंट जेनरा बट दे आर प्लेस्ड इन ए सोलेनेसी फैमिली। तो इस फैमिली की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मतलब वो सेम होती हैं, लाइक आपका फ्लावर कैसा है, नंबर ऑफ कोरोला कितने हैं, नंबर ऑफ कैलेक्स कितने हैं, आपका रिप्रोडक्टिव अरेंजमेंट कैसा है, लाइक ओवरी इंफीरियर है, सुपीरियर है, यूनिलोकुलर है, बाइलोकुलर है, नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने हैं, किस टाइप के हैं। तो दीज फीचर्स आर सेम इन द जीनस ऑफ द सेम फैमिलीज। और फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स अगर हम देखें तो 2 जीनस है, पैंथेरा एंड द फेलिस। पैंथेरा जो ग्रुप होता है टाइगर, लॉयंस एंड द लेपर्ड, एंड फेलिस का होता है कैट, बट दे आर प्लेस्ड इन ए सेम फैमिली फेलाइटी ऑन द बेस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलरिटी। बट अब डॉग को भी आप कह सकते हैं कि कैट जैसा है तो सेम फैमिली में आना चाहिए, बट बोथ आर प्लेस्ड इन 2 सेपरेट फैमिलीज। डॉग के लिए फैमिली है कैनाइटी और कैट के लिए है फेलाइटी। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है, लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज आर द बेस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, बट ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी जो आइडेंटिफाई की गई है उनका बेस है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो order being a higher category is a assemblage of some families which exhibit few similar characters। तो जो ऑर्डर में सिमिलरिटी कैरेक्टर्स हैं that are less than a characteristic of different genera included in a family। For example, 2 families हैं, Solanaceae and Convolvulaceae, सेम ऑर्डर में प्लेस की गई हैं, that is the Polymonials on the basis of similarity of their floral character। And in the case of animals, फेलाइटी मतलब कैट फैमिली, कैनाइटी मतलब डॉग फैमिली आर प्लेस्ड इन ए सिंगल ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्निवोरस नेचर।
अब हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज क्लास. क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, क्लास मैमेलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. Primata comprising with monkey, apes and humans, and the carnivora comprising the other animals, tiger, cats and dogs, and placed class Mammalia. So this class Mammalia has other order also. Different classes comprising animals like fishes, amphibians, birds, reptiles and humans along with Mammalia classes constitute a next higher category that is called phylum. Phylum का जो बेस होता है करेक्टरिस्टिक का, डेट इज बेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल न्यूरल सिस्टम, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. अगर ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है तो उनको बोल देते हैं कॉर्डेटा, और ये सिस्टम और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट होता है तो दीज आर कॉल्ड एज द नॉन कॉर्डेटा. इन द केस ऑफ प्लांट्स, जो डिफरेंट क्लास असेंबलेंज होती हैं विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, उनको नाम दिया जाता है divisions. Students, now we will discuss about the highest category, that is the kingdom. All animals belonging to various phyla constitute a highest category, kingdom Animalia, in the case of animal classification. On the other hand, plants from various division form a kingdom Plantae. In this way, two groups are referred in the kingdom as a animal and प्लांट. इसको हम अगर हम इजीली समझना चाहें तो हम इसको भी समझ सकते हैं कि ऑल वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसको हम किंगडम की तरह मान सकते हैं. उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स पे. 7 कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग जियोग्राफिक कंडीशन है तो वो सेपरेट किए जाते हैं, तो इसको हम फाइलम मान लेते हैं. उसके बाद आते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापानीज, चाइनीज, इंडियंस, तो दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल सेपरेट. तो दीज आर द क्लासेस. अब एक कंट्री के अंदर जाते हैं तो उसमें हम उसको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करते हैं. लाइक नॉर्थ इंडियन, वी आर इंडियन तो हम इंडिया की बात करेंगे. नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट है, दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. दीज आर द ऑर्डर्स. नाउ वी एंटर अगेन. तो हम जाते हैं अब सिटीज की तरफ. सिटीज में भी दिल्ली है, मद्रास है. दिल्ली में भी आप यूपी है, यूपी के भी डिफरेंट सिटीज में आप देखेंगे डिफरेंट एसेंट मिलने को मिलता है. तो दैट इज द मतलब कंप्राइजिंग लाइक दिस फैमिलीज. नाउ वी विल गो द लोकेलिटी. अगर दिल्ली की ही बात करें तो सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा फॉर द मॉर्फोलॉजिकल एंड द उनके बोलने के तरीके में. नाउ द बेसिक लोकेलिटी के अंदर हम जाते हैं डिस्टिंक्ट फैमिली में, जहाँ सेम टाइप का कल्चर होगा. एक फैमिली में सेम टाइप का खाना खाएंगे, सेम टाइप की थिंकिंग होगी. इन द सेम वे वी classify the all animals and plants in a simple way. So this is only for the your friends. So it is very simple to understand. So and it is very important to further study. So you should give emphasis on the classification, yeah, taxonomical categories. Taxonomic study of various species of plants, animals and other organisms are very useful for the agriculture, forestry, industry and knowing our surroundings and diversity. So this study requires clarity in classification and identification. Identification is also very tedious process and needs some laboratory work. तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है collection from the actual specimen from their original location. तो collection is also a very basic step of the systematic studies. तो कलेक्शन में क्या करते हैं, हम स्पीशीज लेकर आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर स्टडी हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज के लिए. तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ टेक्निक्स और ट्रेनिंग एस्टेब्लिश की हैं जिससे स्पेसिमेन एज वेल एज इंफॉर्मेशन को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, फ्यूचर यूज के लिए स्टोर किया जाए. तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इसी टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स को. स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले टैक्सोनॉमिक एड की बात करते हैं, दैट इज द हर्बेरियम. हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट इज द ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड. और इन हर्बेरियम शीट को अरेंज किया जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्लांट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. तो ये हर्बेरियम शीट अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन यूज होती हैं एज ए रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज. इन हर्बेरियम शीट पर एक लेवल होता है और इस लेवल पर बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ कलेक्शन एंड द
डेट ऑफ कलेक्शन एंड द लोकेशन जहाँ से ये प्लांट लिया गया है, प्लांट का बॉटनिकल नेम, प्लांट का कॉमन नेम एंड द कलेक्टर नेम, ये सब भी नोटेड होता है। तो these herbarium sheet are used as a quick referral in the taxonomical studies. अब हम next taxonomical aid की बात करते हैं, that is botanical garden. These specialized botanical garden are the collection of living plants for the preference. इन botanical gardens में living plants को preserve किया जाता है, living plants को maintain किया जाता है for the purpose of identification and other purpose and the other studies के लिए। तो इसमें ईच प्लांट को या ट्री को लेबलिंग किया जाता है उनके बॉटनिकल नेम के साथ, उनके कॉमन नेम के साथ एंड फैमिली भी मेंशन की जाती है। तो कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है लाइक बॉटनिकल गार्डन इन क्यू, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन हावड़ा एंड द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। अब हम बात करते हैं म्यूजियम्स की। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किए जाते हैं। तो म्यूजियम्स आर कलेक्शन ऑफ ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच आर प्रिजर्व्ड फॉर द स्टडी एंड द रिसर्च। तो जनरली म्यूजियम में क्या होता है कि प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेन को एक जार में प्रिजर्व करते हैं विद सम प्रिजर्विंग सॉल्यूशन, बट समटाइम्स वी कैन प्रिजर्व स्पेसिमेन, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन एज ए ड्राई स्पेसिमेन। लाइक इंसेक्ट के केस में हम ड्राई स्पेसिमेन को एक बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं, आफ्टर कलेक्शन दे वर किल्ड एंड पिन्ड। बट सम लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स को क्या करते हैं, स्टफिंग करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। बट म्यूजियम में क्या होता है कि वेरी लार्ज एनिमल्स की स्केलेटन को भी स्टोर किया जाता है। अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की। Zoological parks are the places where wild animals are kept in natural environments under human care. इन zoological parks में animals की food and behavior study की जा सकती है। तो जूस में जो एनिमल रखे जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि उनको नेचुरल हैबिटेट टाइप का सराउंडिंग दिया जा सके। और आप सब ने ही जू देखे होंगे और बच्चों को तो जू देखना बहुत पसंद है, दिल्ली में भी बहुत फेमस जू है। तो ये जूलॉजिकल पार्क पर्पसली स्टडीज के लिए मेंटेन किए जाते हैं और समटाइम्स दे मेंटेन देयर स्पीशीज। ही इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for the identification of the plants and animals character on the basis of their similarity and dissimilarity of their characters. Generally की जो स्टडी होती है that is the based of pair of contrasting character that is called couplet. It represents the choice made between the two opposite option. इसमें जनरली एक ऑप्शन को एक्सेप्टेंस दी जाती है और एक ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। तो द एवरी स्टेटमेंट ऑफ ए की इज कॉल्ड लीड। और डिफरेंट टेक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए लाइक फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज के लिए डिफरेंट कीज होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो दीज कीज आर एनालिटिकल इन नेचर एंड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड अदर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। इनके अलावा सम अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमारी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दीज आर द फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग एंड द मोनोग्राफ। तो फ्लोरा एंड फोना में क्या होता है, चेकलिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज होती है इन पर्टिकुलर हैबिटेट में कि नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज या नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज उस पर्टिकुलर हैबिट में कितने हैं। नेक्स्ट मैनुअल होता है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर हैबिटेट की या एक जियोग्राफिकल रीजन की विद देयर प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज। अगर हम मोनोग्राफ की बात करें तो इट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल टेक्सॉन इन द रिलेशन ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे टेक्सोनॉमिकल एड हमें हेल्प करते हैं फर्दर आइडेंटिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन में ऑफ द टेक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही इजी वर्ड्स में इसको समझाया जा सके। और एक बात और स्टूडेंट्स, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हूँ और एज पर मी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हम एनसीईआरटी को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो विद द बेस्ट विशेष आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस चैप्टर। मैंने बहुत कोशिश की है कि कम समय में आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया जा सके जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की फर्दर स्टडीज के लिए, प्लीज इसको ठीक से पढ़िएगा। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, बहुत सारा पढ़ाना है, तो प्लीज सपोर्ट मी
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।